गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीष नैन पर। तो हम 12th क्लास ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके फर्स्ट 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं इसका 4th चैप्टर, जो है आपका मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो हैं उनके डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बात करते हैं वृद्धि। देखिए, वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं है। आपने चारों ओर देखिए, लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं और बहुत सी जिन्हें आप नहीं देख सकते, बढ़ती हैं और विकसित होती हैं। कि वो क्या होती हैं? वस्तुएं बढ़ती हैं और उनका विकास होता है। ये वस्तुएं जैसे पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र, संबंध अथवा यहाँ तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? तो आगे अब जानेंगे हम वृद्धि और विकास का क्या अर्थ है। तो इस अध्याय में राष्ट्रों और समुदायों के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना की जाएगी। तो बात करते हैं अब सबसे पहले वृद्धि और विकास की। तो वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं, कि ये दोनों जो समय के साथ जो भी परिवर्तन होता है उसको प्रदर्शित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि दर्शाने वाला अथवा ऋणात्मक जो कमी दर्शाने वाला हो सकता है। तो जो आपकी वृद्धि होती है, तो वृद्धि का अर्थ क्या होता है? कि मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जो क्वांटिटेटिव ग्रोथ आपकी वृद्धि कहलाती है। कि क्वांटिटेटिव ग्रोथ होती है कि मात्रात्मक परिवर्तन होता है। कि मान लीजिए किसी प्रदेश की जनसंख्या 1 लाख है, 1 लाख से बढ़कर हो गई 1,50,000। 1,50,000 हो जाए किसी देश की जनसंख्या, तो ये क्या कहलाएगी? ये जनसंख्या की वृद्धि कहलाएगी आपकी। कैसी है? जनसंख्या बड़ी है तो ये होगी आपकी धनात्मक, पॉजिटिव ग्रोथ है आपकी। अगर जनसंख्या 1 लाख से कम होकर 90,000 हो जाए तो ये भी क्या कहलाएगी? ये भी कहलाएगी वृद्धि, लेकिन कैसी होगी? ऋणात्मक वृद्धि। की बढ़ने की बजाय क्या हो गई है? वृद्धि कम हो गई है, तो ये कहलाएगी ऋणात्मक वृद्धि। तो इस तरह से वृद्धि क्या हो सकती है? धनात्मक भी हो सकती है और आपकी ऋणात्मक भी हो सकती है। पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है आपकी। आगे बात करते हैं। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशा में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। तो देखिए, विकास का, वृद्धि का अर्थ क्या था? वृद्धि थी आपकी मात्रा में परिवर्तन हो रहा था। विकास का अर्थ हो गया कि गुणात्मक, जो क्वालिटेटिव क्वालिटी है, जो आपकी, जो आपके गुण हैं उनमें जो चेंज होता है, कि उनमें जो परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है? आपका विकास कहलाता है। तो विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशा में वृद्धि न हो। तो विकास उस समय होता है जब वृद्धि क्या होती है? सकारात्मक, की जो पॉजिटिव ग्रोथ होती है, तो उस समय विकास होता है आपका। तो जैसे बात करें, अगर जनसंख्या मान लीजिए आपकी 1 लाख से 1,50,000 हो गई, या 1 लाख थी 1 लाख ही रह गई, तो ये क्या? ये बात थी वृद्धि की। लेकिन अगर जनसंख्या की बढ़ोतरी हो गई या जनसंख्या उतनी ही रह गई, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ गया, उनका जो शिक्षा का स्तर था उसमें सुधार आ गया, उनका जो स्वास्थ्य का स्तर था उसमें सुधार आ गया, आपका जो रोज़गार के अवसर थे उनमें वृद्धि हो गई, जो आय के स्रोत थे वो बढ़ गए हैं लोगों के, तो इससे क्या होगा? इससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी और यही क्या कहलाएगा? उनका विकास कहलाता है आपका। तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणात्मक में सकारात्मक परिवर्तन होता है। तो देखिए, हमेशा ये नहीं हो सकता कि अगर वृद्धि सकारात्मक है, कि जनसंख्या अगर 1 लाख से 1,50,000 हो गई तो उसी समय विकास होगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर जनसंख्या 1 लाख की 1 लाख ही रहती है, लेकिन लोगों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी में सुधार हो जाए, तो उस समय भी आपका विकास होता है। उदाहरणतः किसी निश्चित समयावधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है, तो हम कहते हैं कि नगर की वृद्धि हुई है।
क्योंकि क्या है, जनसंख्या की मात्रा में परिवर्तन हुआ है। 1 लाख से 2 लाख हो गई, जिसको काउंट कर सकते हैं हम। तो ये क्या कहलाएगी, मात्रा में परिवर्तन। तो क्या कहलाएगी, वृद्धि कहलाएगी। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी ही रहती हैं, तब इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा हुआ है। कि मान लीजिए कि जनसंख्या में तो वृद्धि हो गई, 1 लाख से 2 लाख हो गई, लेकिन ना तो लोगों की शिक्षा का स्तर सुधरा है, ना उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार आया है आपका, ना स्वास्थ्य स्तर में सुधार है, ना उनके रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है, ना उनकी आय में वृद्धि हो रही है। तो क्या इससे क्या होता है, लोगों के जीवन की गुणवत्ता जैसे पहले थी वैसे की वैसी ही बनी रहती है, और इससे वो विकास नहीं कहलाता। तो यहाँ सिर्फ वृद्धि वृद्धि होती कि जनसंख्या बढ़ गई, वृद्धि हो गई, लेकिन जो उनके जीवन स्तर के जो भी मुख्य पहलू थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वहाँ पर विकास नहीं होगा। तो जो अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि से मापा जाता था, कि अनेक दशकों तक कि किसी देश का विकास हो गया, कैसे कहेंगे कि उस देश का आर्थिक स्तर बहुत ज़्यादा है, कि वहाँ पर जो लोगों के पास जो पूरे देश की जो इनकम है वो ज़्यादा है, तो उसे ही क्या कहा जाता था, आर्थिक वृद्धि को ही क्या माना जाता था, विकास माना जाता था। तो इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती थी उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। कि किसी देश की अगर अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा है, बड़ी है, तो वह उतना ही ज़्यादा विकसित देश है। लेकिन जो इस वृद्धि का जो अधिकांश लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन कोई या कोई संबंध नहीं था, क्योंकि जो जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होती थी वहाँ पर जो इनकम के सोर्स थे, जो संसाधन थे, वो कुछ ही लोगों के कब्जे में होते थे। तो जो भी वहाँ का विकास होता था वो कुछ लोगों का ही होता था, और अधिकतर लोग उससे अछूते रहते थे आपके। तो जो जिनके पास इनकम थी, जिनके पास संसाधन थे, उनका तो बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था, और जिनके पास कुछ भी नहीं था वो और भी ज़्यादा पीछे पिछड़ते जा रहे थे आपके। किसी देश के लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध होते हैं और जिन स्वतंत्रताओं को वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। यह विचार नया नहीं है। तो पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। तो इस संबंध में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री महबूबुल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। तो जो आपके मानव विकास था, इसका जो प्रतिपादन किया था, ये 80 और 90 के दशक के प्रारंभ में किया गया आपका। तो इस संबंध में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री थे, एक था आपका महबूबुल हक, ये आपके पाकिस्तान के थे, और डॉक्टर अमर्त्य सेन ये आपके भारत के थे। इन दोनों का कार्य महत्वपूर्ण रहा है। तो जो मानव विकास की अवधारणा है, इसका प्रतिपादन डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा किया गया था। तो मानव विकास का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा किया गया। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। तो जो डॉक्टर महबूबुल हक ने क्या कहा था कि मानव विकास क्या है, कि जो मानव विकास से अभिप्राय लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना है तथा उनके जीवन में सुधार लाना है आपका। ये कहा था डॉक्टर महबूबुल हक ने, ये डेफिनेशन दी थी विकास की। तो बात करें अगर विकल्पों में वृद्धि की, कि विकल्पों में वृद्धि कैसे आएगी, तो जब उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, कि जब उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें वृद्धि होने लगेगी, तो उससे उनके विकल्पों में वृद्धि होने लगेगी। जैसे अगर बात की जाए कि जैसे दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है। एक राम है आपका और दूसरा श्याम है। तो राम के पास आपके 1,000 रुपये हैं और श्याम के पास 10,000 रुपये हैं। तो अगर उन्हें कोई वस्तुएं या सेवाओं की प्राप्ति करनी है तो ज़्यादा कौन कर सकता है, तो नेचुरल सी बात है, जिसके पास ज़्यादा इनकम है उसी के पास विकल्प भी ज़्यादा होंगे। दूसरा मान लीजिए जो राम है ये आपका 12th पास है और जो श्याम है ये आपका MA पास है। तो शिक्षा से संबंधित
ये 12th पास था, ये एमए पास है। तो मान लीजिए नौकरी का विकल्प किसके पास ज़्यादा होगा, तो जो ज़्यादा पढ़ा हुआ है, मान लीजिए श्याम है तो श्याम ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो इसके पास नौकरी के विकल्प भी ज़्यादा होंगे आपके। तो इस तरह से जो लोगों के विकल्पों में, अगर मान लीजिए राम की भी इनकम 10,000 हो जाए, इसकी भी क्वालिफिकेशन एमए हो जाए, तो इसके भी विकल्प बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से जो लोगों की आवश्यकताएं, जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, इनका जो रहन सहन है, जो इनकम है, जो रोज़गार है, इनमें वृद्धि करके, कि इन सभी में वृद्धि करके इनके विकल्पों में वृद्धि हो जाएगी और इसी से इनके जीवन में सुधार हो जाएगा आपका। तो इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य क्या है? ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें, कि लोगों के सामने ऐसे विकल्प रख दो कि वो अपने अच्छे से जीवन यापन कर सकें। तो सार्थक जीवन क्या होता है? केवल दीर्घ नहीं होता, तो जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि जो लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों, वे समाज में प्रतिभागी करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो आपके। तो बात करते हैं डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन की। तो डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन क्या थे? घनिष्ठ मित्र थे। डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया। इन दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास का वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया। तो अंतर्दृष्टि और करुणा से उत्पोत जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर महबूबुल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास सूचकांक किसने प्रदर्शित किया, सबसे प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर महबूबुल हक ने, या हम कह सकते हैं कब प्रस्तुत किया? 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया गया था। उनके अनुसार विकास का संबंध किससे है? कि लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। कि जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि कर दो, अगर लोगों के विकल्पों में वृद्धि हो गई तो वो अपना विकास अपने आप कर सकते हैं और स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं। तो 1990 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिपादन प्रकाशित करने के लिए जिनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। तो जो 1990 ईस्वी में जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इन्होंने जो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया था आपका। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानव विकास जो सूचकांक है, इसका जो रिपोर्ट है उसका प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? वो करती है आपकी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब से प्रकाशन शुरू किया है? 1990 ईस्वी से शुरू किया है। तो जो मानव विकास का प्रतिपादन कब किया था डॉक्टर महबूबुल हक ने? इन्होंने भी 1990 ईस्वी में इसे निर्मित किया था। तो डॉक्टर हक के मस्तिष्क की लोच और एक दायरे से बाहर सोचने की उनकी योग्यता उनके भाषणों में से एक भाषण में चित्रित की जा सकती है, जिसमें शाह ने उदाहरण देते हुए कहा, आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हो और पूछते हो क्यों? मैं उन वस्तुओं का सपन देख लेता हूं जो कभी नहीं थी और पूछता हूं ये क्यों नहीं है। तो इसके बाद दूसरा था आपका प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये थे आपके नोबेल पुरस्कार विजेता जो भारतीय थे। अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय क्या माना? कि स्वतंत्रता में वृद्धि कर दो, कि स्वतंत्रता में कमी करके स्वतंत्रता में वृद्धि करके विकास किया जा सकता है। तो रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रता में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। उनका कार्य स्वतंत्रता में वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्था और प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण या विश्लेषण करना था। तो जो अमर्त्य सेन ने कहा था कि लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि कर दो, कि वो जो करना चाहें वो काम करने की उन्हें छूट दे दो, तो वो उनका अपने आप विकास होने लगेगा। तो इन अर्थशास्त्रियों का कार्य मील का पत्थर है, जो लोगों के विकास पर होने वाले किसी भी चर्चा के केंद्र में लाने में सफल हुआ है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। सार्थक जीवन क्या है आपका? जन्मदिन मुबारक हो शहनाज। धन्यवाद प्रिया। मुझे अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दो। मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाना चाहती हूँ। अच्छा, तब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो। मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ आपका।
कि जो शहनाज का जन्मदिन है, प्रिया उसे बधाई दे रही है, तो जो आपकी तो क्या कह रही है वो कि मुझे अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दे दो, ताकि मैं स्कूल जा सकूं, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं और मैं कुछ लायक बन सकूं। तो क्या है, अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, तो वो क्या है, उसको कहीं जॉब मिल जाएगी और इससे क्या हो जाएगा, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा और अच्छी तरह से वो अपना जीवन जी सकेगी। तो ये देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया है। अपने साथियों के साथ चर्चा करें और यह कैसे लड़कियों को और अधिक सार्थक जीवन जीने की ओर ले जाएगा। तो आपको क्वेश्चन ये कमेंट में मैसेज करना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो बात करते हैं सार्थक जीवन की। इनमें से कौन सा जीवन सार्थक है। अब से 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे, मृत अथवा कारावास में। मुझे आशा है कि मैं कैंसर के रोग मुक्ति का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी। तो कौन सा जीवन सार्थक है। ये तो कह रहा है कि 1 वर्ष बाद कहाँ देखूंगा, या तो मर जाऊंगा या कारावास में। क्या ये जीवन सार्थक है आपके लिए, या कि मैं आशा करती हूँ कि 1 वर्ष में कि कुछ समय बाद क्या है, मैं कैंसर के रोग का सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी। तो ये क्या है, ये तो नेगेटिव सोच रहा है कि या तो मर जाएगा या कारावास में देखना चाहेगा। ये क्या सोच रहा है कि ये लोगों का विकास करना चाह रहा है। तो ये क्या है, आपका सार्थक जीवन है। तो आगे पढ़ते हैं, देखिए। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। अतः संसाधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। तो मानव विकास के केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं। अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, और जो संसाधनों तक पहुंच की जो आय के स्रोत सभी के ज़्यादा होने चाहिए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास के केंद्र बिंदु क्या क्या हैं। आपके संसाधनों तक पहुंच हो गई, स्वास्थ्य हो गया और आपकी शिक्षा हो गई। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में सोच सकते हैं। तो प्राय लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए अक्षमता, उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की असक्षमता और अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। इससे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। तो क्या होता है, जो लोग हैं, लोगों को अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की अक्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है उनकी नॉलेज का। देखिए, कई लोग क्या है, अगर उनकी मूलभूत, तो इसके पीछे मुख्य रीज़न क्या है कि विकल्पों को तय करने की अक्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। इसके पीछे कारण क्या है कि विकल्प उनके सीमित हैं। यह किस कारण से हो सकता है, या तो उनके पास आय के अच्छे स्रोत ना हो, या उनका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, या उनकी शिक्षा कम हो आपकी। अगर इनमें से किसी में भी कमी है तो विकल्पों में क्या हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी और स्वतंत्रता भी उनकी कम हो जाएगी कि वो कम से कम विकल्प चुन सकेंगे, ज़्यादा विकल्प नहीं चुन सकेंगे। तो यह जो विकल्पों को तय करने की क्षमता, स्वतंत्रता में कमी किसके कारण हो सकती है, यह ज्ञान प्राप्त करने की जो अक्षमता है, या उनकी भौतिक निर्धनता की आय की कमी है, या समाज में वो पिछड़े हुए भेदभाव किया जाता है, या वहाँ की जो संस्थाएं उनकी अक्षमता है, और अन्य कारणों से भी हो सकती हैं। तो अगर उनको विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं है तो इससे क्या होगा, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने में उन्हें और शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में भी उनके सामने बाधाएं उत्पन्न होने लगेंगी आपकी। तो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य,
शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। कि अगर आपको लोगों के विकल्पों में वृद्धि करनी है तो उनका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, उनकी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए और सभी की संसाधनों तक पहुंच बराबर होनी चाहिए, तो उसके बाद ही उनका विकास हो सकता है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। कि अगर लोगों का अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगी, उनके जो विकल्प सीमित हो जाएंगे और उनका विकास भी सीमित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो एक अशिक्षित बच्चा है, एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता। अगर आपके पास शिक्षा अच्छी नहीं है तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में क्या हो गया, सीमित या कम हो गया है। इसी प्रकार अगर कोई निर्धन है, निर्धन लोगों को बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते, क्योंकि उनके पास रुपए की कमी, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकते हैं, तो संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। तो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षा है और संसाधनों तक पहुँचे तो आपका विकास अच्छा हो जाएगा। अगर इनकी कमी रहती है तो आपके जो विकास है उसमें भी कमी रहती है आपकी। तो ये था आपका विकास। तो मानव विकास महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए, मानव विकास का संबंध किससे है? देश के विकास से, इसीलिए यह क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो मानव विकास आपका मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है और जो मानव विकास के द्वारा लोगों की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। तो मानव विकास करके ही देश के व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है, उनके स्वास्थ्य को अच्छा किया जा सकता है। तो जो मानव विकास के द्वारा जो अच्छे कुशल प्रतिभाशाली शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, तो इस तरह से अनेक जो अच्छे व्यक्ति बनाए जा सकते हैं। इससे क्या होगा, औरों का भी भला होता रहता है आपका। तो इसीलिए मानव विकास महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब आगे बात करते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक है मानव विकास के 4 स्तंभ, 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जिस प्रकार किसी इमारत के को स्तंभों का सहारा होता है, कि कोई भी इमारत जो खड़ी होती है उसको पिलर पे खड़ा किया जाता है, उसी प्रकार मानव विकास का जो विचार है वो भी 4 स्तंभों पर खड़ा है। वो है आपका समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। इन 4 संकल्पनाओं पर आपका मानव विकास जो है आधारित है। तो हम कह सकते हैं मानव विकास के स्तंभ या मानव विकास के घटक। तो सबसे पहले बात करते हैं समता का। तो समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। आप समता या समानता कोई भी पढ़ सकते हैं इसमें। तो समता क्या है, इसका मतलब है व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। तो इसका क्या अर्थ है कि जो सभी लोग हैं उनको विकास करने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि जो लोग हैं अपना विकास कर सकें। तो समता का क्या अर्थ हुआ कि जो सभी लोग हैं उनको अपना विकास करने के समान अवसर मिलने चाहिए, ताकि जो लोग हैं अपना विकास कर सकें। उनमें लिंग के आधार पर, उनकी प्रजाति के आधार पर, उनकी आय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। तो यद्यपि समाज में ज़्यादातर तो नहीं है, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होगा कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं, कि जो विद्यालय में नहीं गए हैं या जिन्होंने विद्यालय छोड़ा है वो किस वर्ग के हैं। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए। जैसे भारत में स्त्रियों और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं, कि जो विद्यालय नहीं जाते। इसे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंचना होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित कर देता है आपका। तो अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपके पास जो अवसर हैं उनमें भी कमी आ जाएगी, आपके विकल्प भी सीमित हो जाएंगे। तो पहला पिलर है आपका समता, कि प्रत्येक व्यक्ति को जो अवसर हैं वहाँ तक उसकी समान पहुँच की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोगों को विकास के अवसर उपलब्ध हो सकें और जो लोगों में जो जाति, लिंग, आय के आधार पर भेदभाव न हो। उसके बाद दूसरा है आपका सतत पोषणीयता।
या निर्वहन या सतत पोषणीयता। तो सतत पोषणीय का अर्थ हुआ अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। तो सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम कर देगा आपका। तो सतत पोषणीयता का अर्थ क्या है कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं या जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी जिन संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं वही संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, ताकि उनको भी उन संसाधनों की सहायता से अपना विकास करने के समान अवसर मिले और ये विकास के अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता चलती रहे, कि वो भी उनका ऐसे यूज करें जो उनके आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उन रिसोर्सेज का प्रयोग कर सकें। तो जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है, कि अगर हम लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो ये इसका एक अच्छा उदाहरण है कि यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाते हैं, कि अनेक विकल्प क्या सीमित हो जाती हैं। जैसे उनकी वृत्तिका के विकल्पों में तीव्रता से छंटनी हो जाएगी, जो उनके जीवन जीने के विकल्प हैं वो कम हो जाएंगे और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए आपका। तो सतत पोषणीयता क्या हुई कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता होनी चाहिए, कि संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि जो प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले और वह उन संसाधनों का प्रयोग कर सके आपका। तो तीसरा है हमारा वो है उत्पादकता। तीसरा है उत्पादकता। तो उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है, कि लोगों में अक्षमताओं का निर्माण करके ऐसे उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जा सकती है। तो उत्पादकता का यहाँ किससे अर्थ लिया गया? श्रम उत्पादकता से, कि लोगों की जो कार्य करने की क्षमता है उसमें वृद्धि कर दी जाए। अतः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। तो देखिए, श्रम उत्पादकता का अर्थ है कि लोगों की जो कार्य करने की क्षमता है उसमें वृद्धि की जाए। तो जो सरकार है, सरकार को लोगों की जो शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको बढ़ाना होगा, ताकि जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा रुपए रोज़गार मिलेगा तो उनकी जो आय है आय बढ़ेगी और आय बढ़ने से उनके विकल्पों में भी ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी और इससे वे अपना विकास कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। तो ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और अक्षमता से आती है, कि जैसे जैसे लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि होती जाएगी, उनकी जो कार्य करने की क्षमता उसमें वृद्धि हो जाएगी, तो उनके जो विकल्प चुनने की जो शक्ति है वो भी ज़्यादा होती जाएगी। तो लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकनीति नीतियों की आवश्यक होती है, कि जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए, उनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए तो जो सुशासन, जो शासन है उस वहाँ का, और जो उनके जो वहाँ की नीतियाँ, जो पॉलिसी बनाई जाती हैं उनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व होता है आपका। तो सशक्तिकरण का अभिप्राय क्या हुआ? कि अपने विकल्प चुनने की शक्ति प्रदान करना है, कि जो शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और अक्षमता से आती हैं आपकी। तो ये थे आपके मानव विकास के 4 स्तंभ। नेक्स्ट है आपके मानव विकास के उपागम, अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो मानव विकास में जो भी समस्याएं आई हैं उनको देखने के अनेक अलग अलग ढंग हैं। कुछ महत्वपूर्ण अप्रोचेज हैं, जैसे पहली है आपकी आय उपागम, दूसरी है कल्याण उपागम, तीसरी है न्यूनतम आवश्यकता उपागम और फोर्थ है आपकी अक्षमता उपागम। तो पढ़ते हैं चारों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आय उपागम की।
आय उपागम, यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है कि आपकी आय कितनी है, उसी उसी स्तर पर आपका विकास होगा। अगर आपकी आय ज़्यादा, अगर इनकम ज़्यादा है तो आपका विकास भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आय कम है तो आपका जीवन स्तर या आपका विकास भी उतना ही कम होता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को करता है, कि प्रदर्शित करता है, कि आय का जो स्तर है वही आपकी स्वतंत्रता को स्तर को परिभाषित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता जाता है। अगर आपका आय ज़्यादा है तो इससे आपका जो डेवलपमेंट वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये था आपका पहला उपागम, आय उपागम, कि जो मानव विकास है उसके सबसे पुराने उपागमों में से एक है। कि मानव विकास को किसके साथ जोड़कर देखा जाता है, इसमें आय के साथ जोड़कर देखा जाता है कि आपका आय का स्तर जितना ऊंचा होगा मानव विकास का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। अगर आय का स्तर आपका जितना नीचा होगा तो मानव विकास का स्तर भी उतना ही नीचा होगा। दूसरा है इसके बाद कल्याण उपागम आपका। तो जो कल्याण उपागम है, यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों की उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास के प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करते हैं। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो देखिए, बात करते हैं कल्याण उपागम की आपकी। तो जो यह उपागम है, मानव विकास को मानव कल्याण के साथ जोड़कर देखता है कि मानव विकास किससे होगा। जैसे जैसे मानव का कल्याण होता जाएगा वैसे वैसे मानव का विकास होता जाएगा। कि इस उपागम के अनुसार अगर लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, स्वास्थ्य स्तर अच्छा हो जाएगा, उन्हें अच्छी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, तो लोगों का विकास और भी ज़्यादा होता जाएगा। तो ये सुविधाएं किसके द्वारा उपलब्ध कराई जानी जानी चाहिए, ये सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है। तो सरकार जो मानव कल्याण की, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा पर जितना ज़्यादा खर्च करेगी तो लोगों की इन सुविधा में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी और उतना ही अधिक मानव कल्याण होगा और उतना ही अधिक आपका मानव विकास होता जाएगा। तीसरा है आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो देखिए, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। किसने किया था? ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने प्रस्तावित किया था। तो इसके अनुसार क्या था कि जो 6 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं लोगों की, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल की आपूर्ति, स्वच्छता और आवास, इनकी पहचान की गई थी। कि इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम का मतलब क्या है कि जो मनुष्य की 6 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति कर दीजिए। जब इनमें वृद्धि होगी तो उसी के साथ मानव का विकास होता जाएगा आपका। ये था आपका न्यूनतम आवश्यकता उपागम। कि जो किसने प्रस्तावित किया था आपका? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा किया गया था। कि जो लोगों को 6 न्यूनतम आवश्यकताएं बताई थी, एक शिक्षा की हो गई, स्वास्थ्य की हो गई, भोजन की हो गई, जल की आपूर्ति की हो गई, स्वच्छता हो गई, उनके जो आवास हो गई। तो इन मूलभूत आवश्यकताओं पर अधिक जोर दिया गया। और जो मानव के विकल्पों का प्रश्न है कि मानव को अधिक विकल्प मिलने चाहिए, उसकी उपेक्षा की गई। इसमें कहा गया कि लोगों की अगर इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए तो उसी से लोगों का मानव विकास हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका अक्षमता उपागम। तो इस उपागम का संबंध किससे है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अक्षमता उपागम का संबंध किससे है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। या प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध कौन से उपागम से? वो है आपका अक्षमता उपागम से।
तो संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। कि जो संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते हुए मानव विकास की क्या है, कुंजी है। तो ये दिया था आपके प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। तो ये थे आपके मानव विकास के उपागम। अब बात करते हैं मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है आपका। तो जो मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, HDI की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो मानव विकास सूचकांक क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों के निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार किया जाता है। तो जब HDI निकाला जाता है तो उसके लिए क्या क्या देखा जाता है देशों का, स्वास्थ्य का स्तर, शिक्षा का स्तर और संसाधनों तक पहुंच। इन तीनों चीज़ों के आधार पर जो मानव विकास की रिपोर्ट या मानव विकास को मापा जाता है। कि शिक्षा देखी जाएगी उस देश की, स्वास्थ्य स्तर और संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच का मतलब है कि लोगों की क्रय शक्ति, कि उनके पास खरीदने के लिए कितने रुपए हैं। इन तीनों चीज़ों के आधार पर किसी भी देश का जो HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तैयार किया जाता है आपका। तो यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। तो जो मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है वो आपके 0 से और 1 के बीच के होता है। तो 0 से लेकर और 1 की संख्या, इन दोनों के बीच में ही सभी देशों को स्कोर दिया जाता है। तो स्कोर जितना 1 के पास होगा, कि 1 के पास जितना स्कोर होगा, निकट होगा, तो मानव विकास उतना ही अधिक हो गया। मान लीजिए किसी देश का 0.9 है और किसी का 0.2 है। तो 1 के पास कौन सा 0.9 वाला है, तो इसका जो मानव विकास है वो ज़्यादा होगा, HDI इंडेक्स में पहले उतना ही ऊपर नंबर होगा। और जिसका 0 की तरफ वाला है उसका जो आपका मानव विकास उतना ही कम होगा। तो देखिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच कैसे मापा जाता है आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी शिक्षा की। स्वास्थ्य की। तो देखिए स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। तो जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को किसके रूप में मापा जाता है, जीवन प्रत्याशा के रूप में मापा जाता है आपका। कि जो लोगों के स्वास्थ्य का आकलन जीवन प्रत्याशा के आधार पर किया जाता है। तो जो जीवन प्रत्याशा क्या होती है कि उस देश के लोग औसत कितना जी रहे हैं, कि लोगों की एवरेज जो एज कितनी है आपकी। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर हैं आपके। कि जैसे जैसे लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठता जाता है तो मानव का विकास होता जाता है और जो जीवन प्रत्याशा है उसमें भी वृद्धि होती जाती है। जैसे अगर हमारे यहाँ की बात करें, भारत की जैसे अगर बात करें तो स्टार्टिंग में जैसे 32 से 33 वर्ष लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा थी, जो बढ़ते बढ़ते 2001 के आसपास जैसे 65 वर्ष हो गई थी। उसके बाद जैसे अब 70 से 75 वर्ष तक हो गए हैं, कि एवरेज इतने साल लोग जी रहे हैं। तो स्वास्थ्य को किसके आधार पर मापा जाता है, जीवन प्रत्याशा के आधार पर मापा जाता है आपका। उसके बाद दूसरा है शिक्षा। शिक्षा की बात करते हैं कि जो प्रौढ़ साक्षरता दर है और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। कि जो आपकी प्रौढ़ साक्षरता दर है और सकल नामांकन अनुपात, कि जो विद्यालयों में जो नाम लिखवाए गए हैं बच्चों के वो कितने हैं, तो ये किससे, शिक्षा तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। कि पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या, कि जो पढ़ लिख सकते हैं वो कितने वयस्क हैं, और विद्यालयों में नामित बच्चों की संख्या किसी भी देश के शिक्षा के स्तर को दर्शाती है। तो किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान अथवा कठिन है, यह प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है, प्रौढ़ साक्षरता दर और जो विद्यालय में नामित बच्चों की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए जो शिक्षा है आदमी का जो ज्ञान है, उसका जो विवेक है और जो उसमें विश्वास को पैदा करती है।
तो जो विकास है आपका शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे आपके अंदर शिक्षा का प्रसार होता है वैसे वैसे मानव का विकास होता जाता है। कि जैसे मानव में जो 1951 50 51 के आसपास जो भारत की साक्षरता दर लगभग 17 से 18% थी, जो लगभग 2001 के आसपास लगभग 65% के आसपास चली गई थी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है, जैसे अब देखें अब और भी ज़्यादा हो गई है, तो इससे क्या पता चला है कि जैसे जैसे हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ता गया है वैसे वैसे भारत अपना विकास भी करता गया है। तो परिणामस्वरूप भारत विकास के महामार्ग पर खड़ा विश्व के प्रमुख राष्ट्रों में शुमार होने लगा है। कि जैसे जैसे लोगों का शिक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा, लोग जितने ज़्यादा साक्षर होते जाएंगे उतने ज़्यादा डेवलपमेंट होती जाएगी आपकी। तीसरा बात करते हैं संसाधनों तक पहुंच को। तो संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलरों के संदर्भ में मापा जाता है आपका। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों में दिए गए भारों का कुल योग होता है आपका। कि देखिए जो संसाधनों तक पहुंच को किसमें मापा जाता है, क्रय शक्ति। क्रय शक्ति का मतलब है कि आपकी जो खरीदने की क्षमता है, कि जो खरीदने की क्षमता या आपकी जो इनकम है किसमें मापी जाती है, अमेरिकन डॉलर में मापी जाती है। तो ये तीनों चीज़ें हैं। स्वास्थ्य को मापा गया आपके जीवन प्रत्याशा के रूप में, शिक्षा को मापा गया आपकी प्रौढ़ साक्षरता दर और जो विद्यालय में नामित बच्चों की संख्या, और संसाधनों तक पहुंच को मापा गया आपकी क्रय शक्ति के बारे। तो इन तीनों के आधार पर मानव विकास का मापन किया जाता है। इन तीनों का जो स्तर है, इन तीनों के जो वैल्यू आती है उसको जोड़कर और उसको 3 से भाग दे दिया जाता है और इसे आपका जो SDI स्कोर निकल आता है। तो स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। कि जो मानव विकास की जो भी स्कोर दिया जाता है वो दिया जाता है 0 से 1 के बीच में। कि 0 और 1 इन दोनों के बीच में ही मानव विकास को मापा जाता है। तो किसी देश के लिए यह सूचकांक जैसे मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा जो 1 के जितना निकट होगा। जैसे 0.983 दिया गया, 0.983, और दूसरा दिया गया है 0.268। देखिए आगे क्या है, 0 है, मतलब 0 से आगे और 1 से कम है, क्योंकि पॉइंट के बाद पूरा 1 नहीं आया आपका, क्योंकि पॉइंट में चलती रहेगी तो 1 से छोटी है। तो इनमें से 1 के पास कौन सी संख्या है, 1 के पास है 0.9 वाली, ये यहाँ आएगी, और 0 की तरफ कौन सी है, ये वाली 0 की तरफ है। तो इससे क्या पता चलता है कि इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर है, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर को मापा जाता है। कि जो उच्च मानव विकास कौन से का मिलेगा, जिसका स्कोर 0.983 है। निम्न मानव विकास का स्कोर किसका मिलेगा, जिसका जो स्कोर है 0.268 आता है आपका। तो मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धियां हुई हैं, फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण यह है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मोनो है। उसके बाद एक दूसरा होता है आपका मानव गरीबी सूचकांक। अगर बात करें मानव गरीबी सूचकांक, तो मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। तो यह सूचकांक क्या है, मानव विकास में कमी को मापता है। तो मानव गरीबी सूचकांक क्या मापता है, मानव विकास में कमी को मापता है। यह एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष तक की आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना। तो देखिए जो मानव विकास की मानव गरीबी सूचकांक है वो मापने के लिए क्या क्या पैरामीटर लिए गए हैं। तो मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना, जो प्रौढ़ निरक्षरता दर है, जो स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या,
और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या की उनकी एज के अकॉर्डिंग उनके जो भार में वृद्धि नहीं होती, इन सभी को गिना जाता है। तो प्राय जो मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी को प्रदर्शित करता है। तो जो मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश के मानव विकास की स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत करता है कि उच्च मानव विकास निकाल लिया जाता है और जो मानव गरीबी सूचकांक है वो भी निकाल लिया जाता है। अगर इन दोनों का एक साथ में स्टडी की जाए तो इससे किसी देश के मानव विकास की सही स्थिति हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो ये था आपका मानव विकास और मानव गरीबी सूचकांक कैसे निकाला जाता है। अब बात करते हैं हम एक और है आपका सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक। तो भूटान विश्व का एक ऐसा देश है, भूटान कहाँ पर आपके एशिया में पड़ता है, भारत के उत्तर पूर्व की तरफ पड़ता है, छोटा सा देश है। तो जिसमें जो मानव विकास है उसको सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है कि इस देश में क्या मापा गया कि वहाँ के लोग प्रसन्न होने चाहिए। अगर लोग प्रसन्न है तो उस देश का विकास हुआ है। तो जो भूटान वाले लोग क्या हैं, अगर वो लोग खुश हैं तो उसी में अपना विकास मानते हैं। तो भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास से होने वाली संभावित नुकसान को सतर्कतापूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया है कि अपना जो भी ये विकास करते जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि इनका जो पर्यावरण है, इनकी सांस्कृतिक और जो आध्यात्मिक जीवन है उसको किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचे। तो इसका साधारण सा अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिक तावाद और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो एक क्वेश्चन बनता है आपका कि जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जो मानव विकास किस देश में अपनाई जाती है, ये आपके भूटान में है। अब बात करते हैं 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का क्या मतलब हुआ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो मानव विकास की रिपोर्ट का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है, वो करती है आपकी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कब से कर रही है, 1990 ईस्वी से कर रही है। और मानव विकास का प्रतिपादन डॉक्टर महबूबुल हक ने कब किया था, 1990 ईस्वी में ही किया था। तो यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापने के दो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ बन रहा है कि जो आपका यूएनडीपी कौन कौन से सूचकांक मापती है, एक तो मानव विकास सूचकांक और एक मानव गरीबी सूचकांक को मापती है। तो इन दोनों का मापन कौन सी संस्था करती है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो आपका मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और जो आपका गरीबी सूचकांक है, इन दोनों का मापन करती हैं। तो अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं से कि अलग अलग देशों की कैसे तुलना की जाती है आपकी। तो जो मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश के मानव विकास की स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत करता है। तो मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं कि जो जैसे जैसे टाइम चेंज, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो मानव विकास को मापने की विधियां उनमें भी संशोधन होता जा रहा है और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नई विधियों पर अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध याद किया है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचीकरण पर चर्चा हो रही है
क्या आप मानव विकास के स्तर में अन्य के बारे में भी सोच सकते हैं? तो अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं की, कि किस देश का जो HDI इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, या मानव विकास सूचकांक ऊंचा है और किस देश में निम्न है आपका। तो जो मानव विकास की तुलनाएं क्या हैं, वो आपकी रुचिकर हैं, कि आपके अंदर रुचि पैदा कर देंगी, कि प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, कि किसी देश का अगर आकार बड़ा है या छोटा है, या वहाँ की प्रति व्यक्ति आय कम या ज़्यादा है, उसका मानव विकास से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा जो छोटे देश की, जो छोटे आकार की होती हैं, उनके कार्य बेहतर रहे हैं। तो इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का जो कोटिक्रम है, वो धनी राष्ट्र पड़ोसियों से भी ऊंचा रहा है आपका। तो उदाहरण के तौर पर जो छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, ट्रिनिडाद टोबैगो हो गया, इनका मानव विकास सूचकांक क्या है, भारत से ऊंचा है आपका। तो इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में जैसे भारत की बात करें तो केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं अधिक बेहतर है, क्योंकि जो आपका पंजाब है वहाँ प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, लेकिन जो केरल है, केरल में शिक्षा का स्तर अच्छा है, लोगों का स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है। तो इन अगर तीनों चीज़ों को मापा जाता, अकेली आय को नहीं मापा जाता। तो इसी कारण से जो आपका स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर अच्छा होने के कारण केरल का जो मानव विकास सूचकांक गुजरात और पंजाब से कहीं बेहतर है। तो जो अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूहों में विभाजित किया गया है आपका। तो देखिए, सबसे पहला है अति उच्च मानव विकास वाले जो हैं, वो है आपके जिनका मानव विकास सूचकांक 0.8 से ऊपर है, कि 0 और 1 के बीच में मापना है। तो जो अति उच्च वाले कौन से हैं, जिनका कितना है, 0.8 से ऊपर है आपका मानव विकास, वो आते हैं अति उच्च में। तो इन देशों की संख्या है आपकी 59। दूसरे नंबर पर आता है उच्च मानव विकास वाले, तो जिनका जो स्कोर है 0.701 से 0.799 तक है, उसके बीच है, वो आते हैं उच्च वाले। इनकी संख्या आपकी 53 है। तीसरे नंबर पर आता है मध्यम मानव विकास वाले, जिनका जो मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.550 से 0.700 के बीच है, इनकी संख्या है 39। और जो निम्न मानव विकास है, जिनका जो स्कोर है 0.549 से कम है, उनकी संख्या आपकी 38 है। तो जो अति उच्च वाले, जिनका मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.8 से ऊपर है, उच्च वाले जिनका 0.7 से 0.799 तक है, मध्यम वाले जिनका 0.550 से 0.700 तक है, और निम्न वाले जिनका 0.549 से नीचे है आपके। तो अति उच्च वालों में 59 कंट्री हैं, उच्च वालों में 53 हैं, जो मीडियम है उसमें 39 है, और जो लो है उनमें आपके 38 हैं आपके। तो देखिए, ये हमारे पास डाटा है, ये है हमारा 2018 का। तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश में है जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। तो मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार, क्योंकि जो UNDP है ये हर साल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है आपकी, जैसे 2018, 19, 20 हर साल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहता है। तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन से हैं, जिनका स्कोर आपका 0.8 से ऊपर है। तो मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार इस वर्ग में 59 कंट्री आपकी शामिल हैं। तो तालिका 3.4 में इस वर्ग के प्रथम 10 देशों को दर्शाती है। तो देखिए, ये हैं आपके सर्वोच्च मानव विकास वाले 10 देश। सबसे पहले है आपका, देखिए, नॉर्वे, उसके बाद दूसरे नंबर पर स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड। अगर इनकी बात करें, इनमें से ज़्यादातर जो छोटे देश हैं और वो मोस्टली आपके जो यूरोपियन कंट्री हैं वो ज़्यादा शामिल होती हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है, वो बनता है आपका कि सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक किस देश का है, वो है आपका नॉर्वे का। नॉर्वे के बाद आता है स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड आपका। तो ये है उच्च मानव विकास वाले।
ये कब का डाटा है देखिए, मानव विकास प्रतिवेदन, मानव विकास रिपोर्ट 2018 का है आपका। देखिए जो अलग अलग बुक हैं, जैसे जैसे आपके एडिशन पुराने हैं तो उनके अकॉर्डिंग पुराना डाटा मिलेगा, अगर नया एडिशन है तो उसमें नया डाटा मिलता है इसमें। ये थे अति उच्च वाले। तो अब देखिए क्या दिया गया कि मानचित्र पर इनकी स्थिति को याद कीजिए। क्या आप देख सकते हैं कि इन देशों में क्या समानता, और अधिक जानकारी के लिए इन देशों की सरकारी कार्यालय वेबसाइटों का निरीक्षण कीजिए। तो एक बार मानचित्र पर इन सभी की स्थिति को देख लेते हैं। तो ये है आपका यूरोप का मैप। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम इसके ऊपर। तो सबसे पहले देखिए ये है हमारा नॉर्वे, जो ये वाली कंट्री है। ये वाली कंट्री हमारी कौन सी है? ये वाली है नॉर्वे। लाइट कलर ले लेते हैं कोई। तो जो ये वाली कंट्री है हमारी, ये वाली है हमारी नॉर्वे, जो उच्च मानव विकास आपका इसमें, ये आपका यूरोप का मैप दिया गया है। उसके बाद ये है हमारा स्विट्ज़रलैंड, जो ये वाला जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा है स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद ये है हमारा आयरलैंड है, जो आपको ये पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ये है आपका आयरलैंड। लोकेशन देख लीजिए, जो ये आपका ये जिसके बीच में है चारों, और ये है आपका जर्मनी, जो ये वाला एरिया है, ये है हमारा जर्मनी। तो ये था हमारा नॉर्वे जो एक कलर का है, ये वाला था हमारा नॉर्वे। ये हो गया जर्मनी, ये हो गया हमारा यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड, और जो ये वाला है, ये वाला था आयरलैंड आपका। ये वाला है आपका स्वीडन, जो ये वाला है नॉर्वे के नीचे वाला ही, और ये वाला है हमारा स्वीडन। ये है हमारा नीदरलैंड, जो ये छोटा सा है येलो कलर में। तो ये कौन सा है? ये है आपका नीदरलैंड। तो ये थे हमारे यूरोप के। देखिए कौन कौन से हो गए इसमें। नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया। तो ये कौन से हैं? जो उच्च मानव विकास वाले हैं, और ये किस में पड़ते हैं? आपके सारे के सारे यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। ये आपका एशिया का मैप है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, हांगकांग आता है आपका एक। हांगकांग जो करंट में भी है, काफ़ी सारा जो चाइना में है आपका। तो देखिए जो हांगकांग है, पहले ये एक ब्रिटिश उपनिवेशिक था, कि जो ब्रिटेन है उसका गुलाम था ये सारा का सारा। लेकिन जो जुलाई 1997, इसके पश्चात यह चीन के अंडर चला गया। तो चीन ने इसे अपने ऑक्यूपाई कर लिया, चीन ने इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, और इसे अपनी एक प्रशासनिक इकाई बना लिया था आपका। तो इसका भी जो मानव विकास सूचकांक क्या है? उच्च है। क्या है यहाँ पर? बिल्कुल छोटा सा है यहाँ पर, यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा एरिया है इसका, कि लगभग आप कह सकते हो कि 1000 के आसपास, 1000 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है आपका। तो जो ये है चीन के जो दक्षिणी पूर्वी तट है, ये चीन का दक्षिणी और पूर्व वाला तट हो गया, यहाँ पर स्थित है आपका। तो जो यहाँ इसकी एक मुख्य नदी है सिक्यांग, उसके मुहाने पर पड़ता है ये। तो यहाँ पर अनेक इंडस्ट्री है, जैसे खुले खिलौना उद्योग हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, प्लास्टिक हो गए, जैसे घड़ियाँ बनाने के, ऑप्टिकल्स, इस तरह की इंडस्ट्री लगी हुई है। तो छोटा है एरिया है, और इसका भी जो HDI इंडेक्स उच्च है आपका। उसके बाद दूसरा है आपका सिंगापुर। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर पड़ता है छोटा सा सिंगापुर आपका। तो ये है एशिया में। एशिया में कौन कौन से हैं? हांगकांग हो गया आपका, सिंगापुर हो गया, जो उच्च मानव विकास वाले 10 देशों में शामिल हैं आपके। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया है आपका। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया भी आपका उच्च मानव विकास वाले देशों में शामिल है आपका। तो ये जो ये वाला है,
जो ये वाला है आपका, सिर्फ ये वाला है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये वाला आपका ऑस्ट्रेलिया है। आपका जो नीचे दिया गया है ये न्यूजीलैंड है आपका। तो ये थे आपके उच्च मानव विकास वाले 10 देश। उसके बाद बात करते हैं, वो थे अति उच्च वाले। अब बात करते हैं उच्च मानव विकास वाले। तो उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोगों को सुशासन में उच्चतर निवेश ने इन वर्ग के देशों को अन्य देशों से अलग कर दिया है। कि जो लोगों की शिक्षा है, लोगों का स्वास्थ्य है, इनका जो डेवलपमेंट करना है, इनका विकास करना है, किसी भी सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता होती है। तो जिन भी देशों का अति उच्च मानव विकास है, तो वहाँ पर सामाजिक क्षेत्रों में अधिकतर निवेश किया गया है। तो लोगों और सुशासन में जो उच्चतर निवेश के कारण ही इन देशों का जो मानव विकास अन्य से बहुत ज़्यादा अधिक हुआ है आपका। तो यह याद करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च हुआ है। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं इन देशों में समान हो? तो आप देखेंगे कि इनमें से अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियां रही हैं। कि जो इनमें से जो HDI इंडेक्स में उच्च मानव विकास वाले हैं, इनमें से अधिकतर वे शक्तियां रही हैं, वे देश हैं जिन्होंने और देशों को अपना उपनिवेश या गुलाम बनाया है। तो इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में स्थित हैं और वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है। कि जो यूरोपियन देश हैं, इनमें क्या है, जो समाज के विकास के लिए कि अच्छे शिक्षा का स्तर, अच्छा स्वास्थ्य का स्तर, लोगों की अच्छी आय के स्तर की तरफ ही सरकारों की तरफ से ध्यान दिया गया और इसी कारण से इनका HDI इंडेक्स में इतना ज़्यादा ऊंचा स्थान है आपको। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जो गैर यूरोपियन कंट्री हैं उनके भी जो मानव विकास सूचकांक में तेज़ी से वृद्धि हो रही है आपकी। उसके बाद है मानव विकास के मध्यम स्तरों वाले देशों का वर्ग विशाल है। मध्यम मानव विकास वाले देशों की कुल संख्या 39 है। इनमें से अधिकांश देशों में विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। इस वर्ग में कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे कि जो पहले वाले समय में क्या थे, दूसरे देशों के गुलाम थे। जबकि अन्य देशों का विकास 1990 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ। कि USSR कि जो पूर्व सोवियत संघ था उसका जब विघटन की वो कई टुकड़ों में टूट गया आपका, कि तकरीबन 11 से 12 के आसपास टुकड़े हुए थे। तो उसके बाद इन देशों का कुछ का विकास हुआ है। तो इनमें से अधिकांश देश लोकोन्मुखी नीतियों को अपनाकर और सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में जो सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है, कि समाज अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, उनकी भाषा, धर्म, इस आधार में जो विभिन्नता पाई जाती है और इसी कारण से इनके लिए सेम पॉलिसी बनाने में भी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम रहती है। इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। उसके बाद है निम्न स्तर वाले। तो मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की संख्या 38 है। इनमें से अधिकांश छोटे ही देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव रहे हैं, गृह युद्ध आपस में ही लड़ते रहे हैं वहाँ के लोग, इससे समाज में अस्थिरता है, अकाल फैल जाते हैं, बीमारियों की अधिक घटनाओं का दौर से गुजर रहे हैं। तो इस कारण से इन देशों का जो मानव विकास सूचकांक क्या बिल्कुल निम्न है। तो सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। उसके बाद तो मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत 126वें स्थान पर था और 2018 में यह और भी नीचे गया और 130वें स्थान पर चला गया। तो भारत का 129 देशों से पीछे होने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि भारत में भी बहुत अधिक जो आपकी सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं,
खान पान, उनका व्यवहार, रहन सहन, इन सभी में विविधता पाई जाती है आपकी। दूसरा, जो हम चारों से हमारे दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो जो लोगों के समाज की उन्नति के लिए जो रुपया खर्च करना था वो हम अपनी सुरक्षा के लिए खर्च करते जा रहे हैं। तो इस वजह से भी एसडीआई इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं। तो मानव विकास की जो अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम प्रदर्शित करती हैं। प्राय लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कै देश का मानव विकास इसलिए कम हुआ क्योंकि उनके लोग कै धर्म का अनुसरण करते हैं अथवा गैर समुदाय के हैं। ऐसा वक्तव्य क्या है, भ्रांतिपूर्ण है। तो एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न और उच्च स्तर क्यों दर्शाए गए हैं, यह समझने के लिए कि सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूपों को देखना या जानना महत्वपूर्ण है। तो देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण होती है कि वहाँ पर जो राजनीतिक संरचना कैसी है और लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता कितनी है। तो मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं कि जिन देशों का मानव विकास का स्तर अधिक है वहाँ पर अधिकतर जो लोगों के भलाई के लिए या उनके फ़ायदे के लिए ही सरकारें अपने रुपए खर्च करती हैं, पॉलिसी बनाती हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से वे प्राय स्वतंत्र होती हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान होता है। तो दूसरी ओर जिन देशों में मानव विकास सूचकांक निम्न है उनमें जो सामाजिक सेक्टरों की बजाय जो प्रतिरक्षा की अपनी रक्षा दूसरे देशों से अपनी रक्षा पर अधिक खर्च किया जाता है। तो जो ज़्यादातर बजट होता है, ज़्यादातर रुपया अपनी रक्षा के लिए ही जो आपके हथियार खरीदने के लिए खर्च कर दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर जो लोगों की सामाजिक सेक्टरों में जो ज़्यादा रुपए खर्च नहीं किए जाते और इसी कारण से वो शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुँच ये चीज़ों में पिछड़े रह जाते हैं। तो यह दर्शाता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4। तो आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।